गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। हम हमारी हिंदी व्याकरण की किताब पंखुड़ी के पाठ 26 पत्र लेखन स्टार्ट किया था इससे पहले की वीडियो में, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनका हमें पत्र लिखते आवश्यक रूप से ध्यान रखना होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। और फिर हमने लास्ट में टेबल देखी थी जिसमें हमने रीड करा था कि हमें किस संबंध के लिए कौन सा संबोधन, अभिवादन और संबंध निर्देश का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमने ये पत्र के बारे में सब कुछ देखा था। अब हम यहाँ पे पत्र से रिलेटेड ही औपचारिक और अनौपचारिक के एग्जाम्पल रीड करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करेंगे कि यह औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है। परीक्षा के दिनों में बजने वाले लाउड स्पीकरों को बंद करवाने हेतु जिलाधीश को पत्र, मतलब जिलाधीश कौन है? जो जिले का अधिकारी है। तो क्या है कि लाउड स्पीकर से डिस्टर्बेंस होती है एग्जाम के डेज में, परीक्षा के दिनों में, तो इसलिए हमें यहाँ पे पत्र लिखना है जिलाधीश को। तो जिलाधीश मतलब किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, पूरे जिले के अधिकारी हैं, तो हम उनको औपचारिक पत्र ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं किस प्रकार से हम शुरू करेंगे। दिनांक, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? दिनांक। दिनांक जब हम लिखेंगे तो दिनांक हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिनांक लिखा है 15 जनवरी 2017, पर हमें को क्या लिखना है? जैसे हम पत्र आज लिख रहे हैं तो हमें इसमें आज का दिनांक डालेंगे 18 जनवरी 2022। फिर सेवा में से हम अपना पत्र स्टार्ट करते हैं, सेवा में। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। जब भी हम औपचारिक पत्र लिखें हमें सेवा में का प्रयोग करना होता है। फिर हम लिखते हैं कि हम किसे लिख रहे हैं। जिलाधीश महोदय, जिला अधिकारी कार्यालय, मतलब वो किस कार्यालय के अधीश है? जिला अधिकारी कार्यालय। कहाँ पे है? उसका एड्रेस आएगा कार्यालय का, प्रेरणा नगर, इलाहाबाद। विषय, विषय यानी कि किस टॉपिक से रिलेटेड हम पत्र लिख रहे हैं, ताकि पत्र का जो मेन पार्ट है उसे पढ़े बिना हमें अंदाज़ा हो जाए कि पत्र किससे रिलेटेड है। लाउड स्पीकरों के शोर को बंद करवाने हेतु के संदर्भ में। फिर किसको? महोदय। महोदय के बाद हम कॉमा लगाएंगे और अपना पत्र स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा पहले दिनांक, फिर हमें सेवा में किसको लिख रहे हैं? जिलाधीश को। फिर कौन से कार्यालय को? जिलाधिकारी कार्यालय को। कहाँ पे है? प्रेरणा नगर, इलाहाबाद। और विषय क्या है? लाउड स्पीकरों के शोर को बंद करवाने के संदर्भ में। ठीक है, बड़े हैं वो और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने किसका प्रयोग करा है? महोदय का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पत्र को किस प्रकार लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान शहर की एक मुख्य समस्या की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, परंतु शहर के अनेक स्थलों पर ऊंचे स्वरों में लाउड स्पीकर बजने से पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो जिसने पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब परीक्षा का मतलब वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम्स का टाइम हो रहा है, और कुछ जगह ऐसी है शहर में जहाँ पे लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और उनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है। सार्वजनिक स्थलों, शहर की गलियों में व्यापारी वर्ग द्वारा विज्ञापन के लिए तथा सिनेमा घर द्वारा चलचित्रों के प्रचार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और लाउड स्पीकर ज़रूरी नहीं है किसी शादी पार्टी में प्रयोग किए जाए, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर ऐड करने के लिए कि जैसे कोई प्रदर्शनी लगती है या कोई फंक्शन होता है, या फिर किसी शहर या गलियों में प्रचार करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, या फिर सिनेमा घर में यानी कि सिनेमा हॉल्स में जिस चलचित्र यानी कि फिल्म्स का प्रदर्शन करने के लिए, जिससे कि उनका व्यापार बढ़े, पर इससे बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। इससे उत्पन्न शोर की दुष्ट परिणाम है, और इससे क्या होता है कि जो बच्चों का शोर होता है वो उससे शोर से बच्चे जो हैं वो पूर्ण तरह से डिस्टर्ब होते हैं और अपने पढ़ाई में अपने मन को एकत्रित नहीं कर पाते। इससे उत्पन्न शोर का ही दुष्ट परिणाम है ध्वनि प्रदूषण तथा अध्ययन के
उत्पन्न होना, और इसी से क्या होता है इसका दुष्परिणाम क्या होता है, मतलब इसका कह सकते हैं हम एक बैड रिजल्ट क्या होता है कि इस एक तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि वॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा कि बच्चों के अध्ययन में यानी पढ़ाई में भी विघ्न आता है। इस प्रकार के शोर से जन सामान्य, अस्पतालों के मरीज तथा छात्र वर्ग को कठिनाई का सामना करना, और मतलब इस प्रकार इन शोरों के कारण ना सिर्फ छात्र वर्ग को बल्कि जो कि मरीज होते हैं हॉस्पिटल में उन्हें, और जन सामान्य यानी कि जो सामान्य जनता है उनको भी डिफ़िकल्टी आती है। आगे प्रार्थना है कि इस दिशा में उचित कदम उठाएं, और फिर क्या प्रार्थना की है कि मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस दिशा में कुछ इससे रिलेटेड कुछ कार्य करें। आवश्यक रूप से बजने वाले इन लाउड स्पीकरों को प्रतिबंध कर दें ताकि हमें शांत वातावरण मिल सके और हम मानसिक संतुलन एवं एकाग्रता के साथ अध्ययन का लाभ उठा सकें। और इसीलिए अगर आप इस लाउड स्पीकरों को आवश्यक रूप से मतलब ज़रूर रूप से बंद करवा दें ताकि मरीजों को, छात्र वर्ग को और सामान्य जन को यानी सभी लोगों को शांति मिले और वह एकाग्रत होकर अपना अध्ययन यानी पढ़ाई कर सके। धन्यवाद सहित भवदीय गौतम गोगिया, कुबेर नगर, इलाहाबाद। ठीक है, ये इसमें हमारे राइट हैंड साइड पे लिखा है बुक में, पर हमें इसे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखना है। यहाँ हमारा औपचारिक पत्र खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े भाई को पत्र। ठीक है, तो इसलिए लिख रहा है कि जन्मदिन पर हमें बड़े भाई ने उपहार दिया है और उनको धन्यवाद करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो बड़े भाई हैं, वो रिलेटिव हो गए, तो ये कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब भी हम अपनी किसी रिलेटिव को पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक होता है। चलिए हम देखेंगे, इसमें हम पहले एड्रेस लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं उसका A39 विभव नगर, जयपुर। फिर दिनांक आएगा 19 अगस्त 2017। यहाँ पे भी हमें दिनांक जबकि लिखना ही है जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे आज क्या दिनांक है? 18 जनवरी 2022। आदरणीय भाई साहब, सादर नमस्ते। तो क्योंकि बड़े भाई हैं इसलिए क्या लिखा है? आदरणीय भाई साहब, सादर नमस्ते। फिर पत्र को शुरू करा जाएगा। तो हम एक बार आगे का शुरू करने से इसको दोबारा रीड करेंगे कि किस तरीके से लिखते हैं। पहले एड्रेस है, फिर डेट है और फिर उनको हमने संवादन दिया है, यानी कि A39 विभव नगर, जयपुर, 19 अगस्त 2017। आदरणीय भाई साहब, सादर नमस्ते। कल मुझे आपके द्वारा भेजा गया उपहार और पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में आपकी कुशलता जानकर अच्छा लगा। तो इसमें क्या किया गया है कि मुझे कल आपका उपहार मिला था और पत्र में जो आपने लिखा था कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं भी यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं भी यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ, यानी मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। आपका दिया गया उपहार देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आपने इतना अच्छा उपहार दिया कि उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आपने जो उपहार भेजा है वह मेरे लिए अनमोल है। अनमोल यानी मूल्यवान नहीं है, मतलब वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी ऐसी है कि जिसका मैं कोई मूल्य नहीं लगा सकता। अनमोल है यानी जिसका कोई मोल नहीं है, बहुत अच्छी है। घड़ी की मुझे बहुत आवश्यकता थी। तो मतलब यहाँ पे उपहार में क्या दिए बड़े भाई ने छोटे भाई को? घड़ी। माँ से मैंने आग्रह किया था कि वह मेरे लिए हाथ में पहनने वाली घड़ी भेज दे, और उन्होंने क्या आग्रह किया था माँ से कि वह हाथ में पहनने वाली घड़ी भेज दे, परंतु उन्होंने मना कर दिया। लेकिन माँ ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। इस घड़ी की सहायता से मैं अपने सारे कार्य निश्चित समय पर कर पाऊँगा। और इससे क्या होगा? क्योंकि मेरे हर समय हाथ में घड़ी रहेगी तो मैं अपने सभी कार्य को निश्चित समय पर कर सकूँगा। परीक्षा आने वाली है, अब मेरी पढ़ाई समय सारणी के अनुसार हो जाएगी। समय सारणी यानी टाइम टेबल। तो परीक्षा आने वाली है इसलिए मैं अपनी सारी पढ़ाई को समय के अनुसार यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर पाऊँगा। इस घड़ी की सहायता से
मैं अपने सारे कार्य निश्चित समय पर कर पाऊंगा। परीक्षा आने वाली है, अब मेरी पढ़ाई समय सारणी के अनुसार हो पाएगी। आप मेरी तरफ से निश्चित रहिएगा, यानी अब आप मेरी तरफ से संतुष्ट और निश्चित रहिएगा, मेरी चिंता मत करिएगा। मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से कर रहा हूँ। माँ पिताजी ने भी अच्छा उपहार भेजा कि मैं अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगा रहा हूँ और माँ पिताजी ने भी मुझे जन्मदिन पर बहुत ही अच्छा उपहार दिया है। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद एवं अपने परिश्रम से एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, और अपनी मेहनत से और आप लोगों के विश्वास और आशीर्वाद से मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। भाभी को प्रणाम एवं बच्चों को प्यार। ठीक है, छोटे भाई मतलब बच्चों को प्यार और भाभी को प्रणाम। आपका अनुज नीरज, यानी ये पत्र किसने लिखा है? नीरज ने। आपका अनुज यानी आपका छोटा भाई। आपका अनुज और नीरज हमें राइट हैंड साइड पे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखना है। तो ये हमारा उदाहरण था एक अनौपचारिक पत्र का, और इससे पहले हमने औपचारिक पत्र का उदाहरण देखा, और पहले की वीडियोस में हमने पत्र लेखन देखा किस तरह से लिखा जाता है, उसके 2 भेद हैं और क्या संबोधन प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा पत्र लेखन कंप्लीट होता है। बाकी आपको पत्र अनौपचारिक और औपचारिक के एग्जाम्पल PDF में मिल जाए। थैंक यू।